एक ठंडी रात थी जब पहाड़ों के बीच बसे छोटे से कस्बे में बिजली चली गई। चारों ओर अंधेरा था और सन्नाटा इतना गहरा कि दिल की धड़कनें भी तेज सुनाई दे रही थीं। उसी अंधेरे में एक छोटा सा घर था जिसकी खिड़की से हल्की रोशनी झलक रही थी, मोमबत्ती की। वहीं बैठा था अनुराग, लगभग 30 साल का एक आदमी जो अपने अतीत के बोझ से टूटा हुआ था। अनुराग की आंखें उस पुरानी डायरी पर टिकी थीं जिसमें उसकी मां ने बचपन में लिखा था, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन हर बार जब वो यह पढ़ता तो उसके दिल में एक दर्द उठता, क्योंकि उसे लगता था कि उसने अपनी मां की उम्मीदों को तोड़ दिया है। अनुराग का बचपन बहुत कठिन था। उसका पिता शराबी था जो रोज घर में गालियां देता, चीजें फेंकता और कई बार उसकी मां पर हाथ भी उठाता। अनुराग उस समय छोटा था, लेकिन उसके अंदर डर और असुरक्षा ऐसे भर गए जैसे जहर धीरे धीरे नसों में फैलता है। स्कूल में भी वह बच्चों से दूर रहता, क्योंकि उसे लगता था कि वह दूसरों जैसा नहीं है। जब कभी कोई पूछता, तेरे पापा क्या करते हैं, तो वह झूठ बोल देता, सरकारी नौकरी है। असलियत बताने में उसे शर्म आती थी। समय बीता पर उसके अंदर का डर नहीं गया। कॉलेज में भी वह सबसे दूरी बनाकर रखता, किसी दोस्ती में गहराई नहीं आने देता, किसी मौके को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। उसे हमेशा लगता था, मेरे जैसे लोग कभी कुछ बढ़ा नहीं कर सकते। मैं तो उसी घर में पला हूं जहां सिर्फ झगड़ा और हार थी। उसके अंदर यह विश्वास जम गया था कि उसका अतीत ही उसकी किस्मत है। लेकिन जिंदगी का मोड़ तब आया जब उसकी मां बीमार पड़ गई। कैंसर के आखिरी स्टेज में थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई मां ने एक दिन उसकी तरफ देखकर कहा, अनुराग, तू हमेशा अपने अतीत से भागता रहा है, लेकिन बेटा, भागने से अतीत नहीं मिटता, बस तू खुद को मिटा देता है। मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन तू अगर ऐसे ही खुद को खत्म करता रहा तो मेरी रूह को चैन नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर अनुराग के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। उस रात वह अस्पताल के बाहर घंटों बैठा रहा। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी गर्मी उठ रही थी, जैसे कहीं अंदर कोई पुरानी जंजीर टूट रही हो। वह सोचता रहा, क्या सच में मेरा अतीत मेरी किस्मत है, या मैं ही उसे किस्मत मान बैठा हूं। कुछ महीनों बाद मां चली गई, लेकिन इस बार अनुराग ने खुद से एक वादा किया, अब मैं अपने अतीत से भागूंगा नहीं, मैं उससे कुछ सीखूंगा। वह अपने छोटे कस्बे से निकलकर दिल्ली चला गया। शुरुआत आसान नहीं थी। उसके पास पैसे नहीं थे, पहचान नहीं थी, बस इरादा था कि वह अपनी जिंदगी का अर्थ खुद तय करेगा। वह एक एनजीओ में काम करने लगा जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था। शुरू में उसे बच्चों को सिखाने से ज्यादा खुद के अंदर झांकने का मौका मिला। वह जब उन बच्चों की आंखों में उम्मीद देखता तो उसे लगता, इनके पास भी शायद मेरा ही जैसा अतीत है, लेकिन ये मुस्कुरा रहे हैं। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर इंसान के जीवन में दो कहानियां चलती हैं, एक जो घट चुकी है और दूसरी जो वह लिख सकता है। वह बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं सिखाता था, वह उन्हें यह सिखाता था कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी ताकत हो सकता है, अगर तुम उसे समझो, न कि उससे भागो। एक दिन एक बच्चा उससे बोला, सर, मेरा पापा जेल में है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अनुराग ने मुस्कुरा कर कहा, तो क्या तू भी अपने पापा जैसा बनेगा या उन्हें गलत साबित करेगा? बच्चे ने धीरे से सिर उठाया। गलत साबित करूंगा, अनुराग ने कहा। बस यही सोच ही तेरी नई शुरुआत है। वह खुद भी वही कर रहा था। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। जो डर पहले उसे अंदर से तोड़ता था, अब वही उसे आगे बढ़ने की आग दे रहा था। हर बार जब उसे असफलता मिलती तो वह कहता, ये मेरा अतीत नहीं है, यह सिर्फ एक अनुभव है। समय बीता और वह एनजीओ में एक लीडर बन गया। उसका नाम अब कई लोग जानते थे, लेकिन उसके लिए असली जीत ये नहीं थी कि लोग उसे पहचानते हैं, बल्कि ये कि अब वह खुद को पहचानने लगा था। एक दिन किसी ने उससे पूछा, अनुराग, अगर तेरा बचपन इतना दर्दनाक था तो तू इतना खुश कैसे है आज? वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने अपने अतीत की परिभाषा बदल दी। पहले मैं सोचता था क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, अब मैं सोचता हूं इसके कारण मैं कौन बना। यही फर्क होता है, एक व्यक्ति अपने अतीत में फंस जाता है, दूसरा उसे सीढ़ी बना लेता है। अनुराग अब समझ चुका था कि अतीत किसी दीवार की तरह नहीं होता जो रास्ता रोक दे। वह एक आईना होता है जिसमें देखकर हम तय कर सकते हैं कि हमें कौन बनना है। एक रात जब वह फिर से अपनी मां की डायरी पढ़ रहा था, उसने वही पंक्ति देखी, मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मां, बड़ा मैं तब नहीं बना जब मुझे नाम मिला,
बल्कि तब जब मैंने अपने अतीत को माफ कर दिया। और यही उस कहानी का असली अर्थ है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे पल होते हैं जो हमें तोड़ देते हैं, कभी परिवार, कभी असफलता, कभी गलत इंसान, कभी गरीबी। लेकिन उन पलों का मतलब क्या होगा, ये हम तय करते हैं। अगर हम कहते हैं क्योंकि मेरा बचपन ऐसा था इसलिए मैं आज ऐसा हूं, तो हम अपने अतीत को अपनी कैद बना लेते हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं मेरे साथ जो हुआ उसने मुझे सिखाया कि मैं अब क्या बनना चाहता हूं, तो हम अपनी आज़ादी खुद बना लेते हैं। जिंदगी का असली मोड़ तब आता है जब हम ये समझते हैं कि हमारा अतीत हमारे भविष्य को तय नहीं करता, हमारा नजरिया करता है। हर दुख, हर गलती, हर चोट एक अवसर है। या तो उस पर बैठकर रो लो या उससे कुछ नया गढ़ लो। अनुराग की कहानी यह नहीं है कि उसने सब कुछ जीत लिया, बल्कि यह है कि उसने खुद को खोने नहीं दिया। उसने यह समझ लिया कि इंसान का अतीत चाहे जितना काला क्यों ना हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। भविष्य हमेशा खाली पन्ना होता है जिस पर नई कहानी लिखी जा सकती है, और शायद यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। हमारे घाव हमें रोकने के लिए नहीं, हमें जागने के लिए होते हैं। जब तक हम यह नहीं समझते कि जो बीत गया वह सिखाने आया था, तोड़ने नहीं, तब तक हम अतीत की जेल में बंद रहते हैं। लेकिन जिस दिन हम यह समझ जाते हैं उसी दिन हमारी असली आज़ादी शुरू होती है। क्योंकि सच तो यह है, अतीत ने हमें गढ़ा है पर भविष्य हम गढ़ते हैं। दिल्ली की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही थी। शाम का वक्त था और आसमान में हल्का सा गुलाबी रंग घुल गया था। अनुराग, जो अब बच्चों को पढ़ाने वाला शिक्षक बन चुका था, अपनी एनजीओ की छत पर बैठा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके अंदर फिर से एक पुराना तूफान उठ रहा था। कुछ दिनों से वह परेशान था। एक नया बच्चा आया था, रवि, 12 साल का, बहुत होशियार लेकिन गुस्सैल। जब भी कोई उसे कुछ समझाता वह तुनक कर बोल देता, आपको क्या पता मेरे घर में क्या होता है। अनुराग उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन हर बार रवि और दूर हो जाता। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी कहने लगे, सर, रवि बहुत बदतमीज है, उसके साथ पढ़ने का मन नहीं करता। अनुराग ने कई बार रवि से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। वह सोचता, शायद मैं ही ठीक से नहीं समझा पा रहा, शायद मुझे और कोशिश करनी चाहिए। वह रवि के घर भी गया। वहां देखा कि उसका पिता रोज शराब पीकर झगड़ा करता है और मां किसी तरह काम करके घर चलाती है। अनुराग को अपना बचपन याद आ गया। वही डर, वही चुप्पी, वही टूटी हुई उम्मीदें। उसने ठान लिया, मैं रवि को बदल कर रहूंगा, उसे रास्ते पर लाना मेरा काम है। उस दिन से उसने रवि पर और ध्यान देना शुरू किया। वह रोज उसके पास बैठता, उससे बातें करता, गुस्सा झेलता, बार बार प्यार से समझाने की कोशिश करता। कभी रवि सुन लेता, कभी झल्ला जाता, लेकिन अनुराग हार नहीं मानता। उसे लगता था अगर उसने रवि को संभाल लिया तो शायद वह अपने अतीत के अनुराग को भी संभाल लेगा। लेकिन हफ्तों बीत गए, कुछ नहीं बदला। एक दिन क्लास में रवि ने गुस्से में किताब फेंक दी और बोला, आपको क्या लगता है मैं बदल जाऊंगा? सब मुझे नफरत करते हैं और आप भी करोगे। क्लास में सन्नाटा छा गया। अनुराग चुप रहा। उस दिन पहली बार उसके अंदर कुछ टूट गया। शाम को वह फिर छत पर बैठा था। वही मोमबत्ती की रोशनी, वही हवा, वही सवाल, मैं इतना क्यों कोशिश कर रहा हूं जब वो खुद नहीं चाहता? उसने गहरी सांस ली और याद आया, कुछ साल पहले उसने एक किताब पढ़ी थी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। उसमें एक बात लिखी थी, हर इंसान के अपने टास्क होते हैं और तुम्हारा दुख तब शुरू होता है जब तुम किसी और के टास्क में दखल देने लगते हो। वह सोच में पड़ गया, क्या मैं भी यही कर रहा हूं? उसने खुद से पूछा, रवि का बदलना मेरा टास्क है या उसका? जवाब अंदर से आया, उसका। और फिर एक अजीब सी शांति फैल गई। अगले दिन अनुराग ने रवि से कुछ अलग किया। पहले की तरह समझाने या दया दिखाने के बजाय उसने बस कहा, रवि, मैं तुझे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं बस तुझे मौका दे सकता हूं, पर बदलना तेरी जिम्मेदारी है। अगर तू नहीं चाहता तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। रवि ने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में सिर झुका लिया। अनुराग ने उस दिन पहली बार उसे अकेला छोड़ दिया। अब वह बच्चों को सिखाता, हंसता, काम करता, लेकिन रवि के गुस्से, रवि के फैसले को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। पहले जब रवि बुरा बर्ताव करता तो उसे लगता था कि वह असफल हो गया। अब वह समझ चुका था कि उसकी भूमिका सिर्फ रास्ता दिखाने की है, चलना रवि का काम है। धीरे धीरे रवि ने यह महसूस किया
कि कोई उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश नहीं कर रहा। एक दिन उसने खुद आकर कहा, सर मैं कोशिश करूंगा कि इतना गुस्सा ना करूं। अनुराग ने मुस्कुरा कर कहा, तेरी कोशिश ही सबसे बड़ा कदम है। उस दिन पहली बार रवि ने उसके साथ मुस्कुराया। उस रात अनुराग ने डायरी में लिखा, कभी कभी प्यार का मतलब किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे उसके फैसले की जिम्मेदारी देना होता है। वह समझ चुका था कि इंसान तब तक शांत नहीं रह सकता जब तक वह यह नहीं समझता कि किस चीज पर उसका नियंत्रण है और किस पर नहीं। पहले वह हर किसी की राय, हर किसी की पसंद, हर किसी की भावना को अपने ऊपर ले लेता था। कोई नाराज हुआ तो बेचैन हो जाता, कोई ना समझे तो खुद को दोष देता। लेकिन अब वह जानता था, हर किसी की सोच उसकी नहीं, उनका टास्क है। अगर कोई उसे पसंद करता है या नहीं करता, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। धीरे धीरे उसने यह विचार अपने जीवन में गहराई से उतार लिया। जब एनजीओ में किसी ने कहा, सर आपकी क्लास में बच्चे बहुत शोर करते हैं, आप थोड़ा सख्त क्यों नहीं बनते, तो पहले की तरह वह परेशान नहीं हुआ। उसने शांत मन से जवाब दिया, मैं उन्हें सिखा सकता हूं, लेकिन सुनना या ना सुनना उनका टास्क है। मैं अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। यह सोच उसके भीतर का बोझ हल्का करती जा रही थी। अब वह हर रिश्ते को साफ नजर से देख पाता था। कभी कोई दोस्त उसे नजरअंदाज कर देता तो वह सोचता, उसकी भावना उसकी है, मेरा काम साफ रहना है। कभी कोई बच्चा नाराज होता तो वह खुद को दोषी नहीं ठहराता। पहले जहां हर आलोचना उसके दिल पर वार करती थी, अब वह बस मुस्कुरा कर सोचता, यह उनका नजरिया है, मेरा नहीं। समय बीतता गया और अनुराग ने महसूस किया कि जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम दूसरों के कामों में दखल देकर बना लेते हैं। जब हम सोचते हैं लोग मुझे क्यों पसंद नहीं करते या उन्हें मेरे काम की कद्र क्यों नहीं, तब हम उन टास्क्स में फंस जाते हैं जो हमारे नहीं हैं। हम अपना नियंत्रण खो देते हैं और धीरे धीरे थक जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मैं अपना काम पूरी सच्चाई से करूंगा, बाकी क्या सोचते हैं वो उनका काम है, तब हम अंदर से आजाद हो जाते हैं। अनुराग के जीवन में यह आज़ादी दिखाई देने लगी थी। अब वह दूसरों की राय से नहीं, अपने मूल्यों से तय करता था कि क्या सही है। वह किसी की स्वीकृति पाने के लिए नहीं, अपने दिल के संतोष के लिए काम करता था। एक दिन एक पत्रकार एनजीओ में इंटरव्यू लेने आई। उसने पूछा, आपके बच्चे आपसे इतना जुड़ाव क्यों महसूस करते हैं? अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं उन्हें पकड़ कर नहीं रखता, मैं बस उनके साथ चलता हूं जब तक वो खुद चलना चाहे, बाकी रास्ता उनका है। पत्रकार मुस्कुराए, यानी आप उन्हें छोड़ देते हैं? अनुराग ने जवाब दिया, नहीं, मैं उन्हें आजाद करता हूं। रात में उसने फिर अपनी मां की डायरी खोली। अब वह उस पुरानी लाइन को नए अर्थ में पढ़ रहा था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उसे महसूस हुआ कि बड़ा आदमी वह तब नहीं बना जब उसने अपने अतीत को हराया था, बल्कि तब जब उसने लोगों की सोच को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ दी थी। क्योंकि असली शांति तब आती है जब हम अपने हिस्से का काम करते हैं और बाकी को जाने देते हैं। कभी कभी हम यह भूल जाते हैं कि हम दूसरों के सोचने, महसूस करने या प्रतिक्रिया देने पर नियंत्रण नहीं रखते। हम बस अपने कर्मों, अपनी नीयत और अपने रास्ते पर नियंत्रण रखते हैं, और यही समझ इंसान को सुकून देती है। अनुराग अब हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, क्या मैं आज वही कर रहा हूं जो मेरा काम है, या मैं किसी और के काम में उलझा हूं? अगर जवाब हां होता तो वह चैन से सो जाता। अगर जवाब नहीं होता तो वह अपने मन को वापस खींच लाता। धीरे धीरे वह समझ गया कि लोगों की पसंद, लोगों की राय या लोगों की प्रतिक्रिया हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हम जितनी कोशिश करेंगे सबको खुश करने की, उतना ही खुद से दूर होते जाएंगे। पर जब हम अपने कार्य पर, अपनी नीयत पर ध्यान देते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। एक दिन रवि, जो अब बड़ा हो गया था, अनुराग के पास आया और बोला, सर आप जानते हैं मैं अब एक टीचर बन गया हूं, और मैं अब बच्चों को वही सिखाता हूं जो आपने मुझे सिखाया था, कि किसी को बदलना नहीं, सिर्फ रास्ता दिखाना। अनुराग मुस्कुराया और उसकी आंखों में नमी आ गई। उसे लगा, शायद यही असली जीत है। जब तुम किसी को आजाद छोड़ते हो तब वो खुद अपनी राह चुनना सीखता है। उसने आसमान की तरफ देखा और मन में कहा, मां आज समझा कि लोगों को खुश करने में नहीं, खुद के टास्क को पहचानने में शांति है। और इसी के साथ उसने अपनी डायरी बंद की। अब उसकी जिंदगी में ना कोई बोझ था, ना कोई डर, बस एक सच्चा एहसास कि इंसान तभी हल्का होता है जब वह अपने हिस्से का काम करे और बाकी दुनिया को अपनी राह पर चलने दे। क्योंकि सच यही है,
हर किसी की कहानी अलग है और हर किसी का टास्क भी। दूसरों को समझाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सा काम हमारा है और कौन सा नहीं। जो यह फर्क समझ जाता है वही जिंदगी में शांति पा लेता है। उस दिन अनुराग की एनजीओ में बड़ा प्रोग्राम था। शहर की एक बड़ी कंपनी ने वहां आने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप इवेंट रखा था। जगह जगह पोस्टर लगे थे। हमारे शहर के छोटे सितारों के लिए बड़ा मौका। अनुराग सुबह से तैयारी में जुटा था। बच्चों के चेहरे पर उत्साह था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक चिंता भी थी। कौन चुना जाएगा? शाम को जब मेहमान आए तो माहौल एकदम बदल गया। मीडिया के कैमरे, बड़े बड़े लोग, चमकती लाइटें और मंच पर बैठे अधिकारी। हर बच्चा कोशिश कर रहा था कि वह सबसे अच्छा दिखे। साफ कपड़े, ज्यादा मुस्कान, ज्यादा बात। अनुराग ने देखा कि यह माहौल बच्चों को जोड़ने की बजाय बांट रहा था। हर कोई एक दूसरे को प्रतिद्वंद्वी की तरह देख रहा था। पुरस्कार वितरण के दौरान रवि का नाम नहीं आया। जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिली उसने खुशी में उछलते हुए कहा, मैं सबसे बेहतर हूं। रवि ने बस सिर झुका लिया। अनुराग को उसका चेहरा देखकर वही दर्द महसूस हुआ जो उसने बचपन में तब महसूस किया था जब कोई कहता था, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं। रात को जब सब जा चुके थे, रवि अकेला बैठा था। अनुराग उसके पास आया और बोला, तू परेशान है? रवि बोला, सर मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा। मैंने बहुत मेहनत की थी, शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूं। अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा बता, तूने मेहनत किस लिए की थी? जीतने के लिए या कुछ सीखने के लिए? रवि चुप हो गया। अनुराग ने कहा, अगर मेहनत सिर्फ दूसरों को हराने के लिए है तो हार हमेशा लगेगी, लेकिन अगर मेहनत कुछ अच्छा करने के लिए है तो तू कभी हारेगा नहीं। उस रात अनुराग खुद भी बहुत देर तक सोचता रहा। कई सालों पहले वह भी ऐसा ही था। हर किसी से तुलना, हर बार खुद को साबित करने की कोशिश। जब वह कॉलेज में था तो हमेशा दूसरों से आगे निकलने की होड़ में रहता। उस समय उसे लगता था कि खुश रहने का मतलब है सबसे बेहतर बनना। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी ने उसे सिखाया, उसने जाना कि असली संतोष बेहतर दिखने से नहीं, बेहतर बनने से आता है। अगले दिन उसने एनजीओ में बच्चों के लिए एक नई एक्टिविटी रखी, गिविंग डे। उस दिन किसी को कुछ जीतना नहीं था, बल्कि कुछ देना था। किसी ने अपनी किताबें बांटी, किसी ने पुराने कपड़े, किसी ने बस दूसरों की मदद की। अनुराग ने देखा कि जब बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे थे तो उनके चेहरों पर जो मुस्कान थी वो किसी इनाम से ज्यादा सच्ची थी। रवि उस दिन सबसे शांत था। उसने एक छोटे बच्चे को पढ़ना सिखाया। क्लास खत्म होने के बाद वो अनुराग के पास आया और बोला, सर, जब उस बच्चे ने धन्यवाद कहा तो मेरे अंदर कुछ अच्छा लगा। पहली बार लगा कि मैं किसी के काम आया हूं। शायद यही असली जीत है। अनुराग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हां रवि, यही असली जीत है, किसी के काम आना। धीरे धीरे एनजीओ का माहौल बदलने लगा। अब बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते। कोई अच्छा गाता तो बाकी बच्चे उसे प्रोत्साहित करते, कोई कमजोर होता तो बाकी उसे सिखाते। अनुराग ने महसूस किया कि यही तो कम्युनिटी फीलिंग है, जहां हर कोई जुड़ाव महसूस करता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। एक शाम अनुराग अपने पुराने कॉलेज के एक प्रोग्राम में गया। वहां सब पुराने दोस्त मिले। हर कोई अपनी उपलब्धियों की बातें कर रहा था। किसी ने कहा, मैं अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर हूं। किसी ने कहा, मैंने 3 कारें खरीदी हैं। किसी ने कहा, मेरा घर अब साउथ दिल्ली में है। अनुराग बस चुपचाप सुनता रहा, मुस्कुराता रहा। किसी ने पूछा, और तू अनुराग, अब क्या कर रहा है? अनुराग ने बस कहा, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। कुछ लोग बोले, बस, तेरे जैसे टैलेंटेड आदमी को तो कहीं बड़ा ऑफिस संभालना चाहिए था। अनुराग ने बस कहा, नहीं, मैं वहीं सबसे ज्यादा जरूरी हूं। वह जानता था कि समाज में बड़ा बनना अक्सर ऊंचा दिखना समझा जाता है, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि असली महानता ऊंचाई में नहीं, उपयोगिता में होती है। जो दूसरों को उठाता है वही असल में ऊंचा होता है। कुछ महीनों बाद एनजीओ के बच्चों ने मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई। हर बच्चे ने अपनी पुरानी किताबें दान की। रवि ने लाइब्रेरी के दरवाजे पर एक पंक्ति लिखी, यहां जीतने नहीं, सीखने वाले आते हैं। जब अनुराग ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वह समझ गया कि रवि अब पूरी तरह बदल गया है। वह अब किसी से ऊपर नहीं बनना चाहता, बल्कि सबके साथ चलना चाहता है। रात को जब अनुराग घर लौटा, उसने डायरी खोली। उसने लिखा,
पहले मैं सोचता था कि पहचान से खुशी मिलेगी, अब जानता हूं कि योगदान से शांति मिलती है। पहले मैं ऊपर उठना चाहता था, अब मैं सबको उठाना चाहता हूं। समय के साथ अनुराग की एनजीओ पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। लोग अब उसे सामाजिक कार्यकर्ता कहते थे, लेकिन उसके अंदर अब भी वही सादगी थी। कई बार पत्रकार इंटरव्यू लेने आते, पूछते, आपको कैसा लगता है कि अब लोग आपको पहचानते हैं? अनुराग बस मुस्कुरा कर कहता, अगर लोग मुझे पहचाने तो अच्छा है, लेकिन अगर मेरा काम किसी के काम आए तो वही सच्ची पहचान है। अब उसके अंदर एक अजीब सी शांति बस चुकी थी। वह जानता था कि दुनिया में हर कोई कुछ पाने की दौड़ में लगा है, नाम, पैसा, प्रसिद्धि, लेकिन जो इंसान देने की दौड़ में लगता है वही असल में जीतता है। क्योंकि पहचान मिट सकती है, लेकिन योगदान अमर रहता है। कभी कभी शाम को वह छत पर बैठकर सोचता, अगर मैं सिर्फ खुद को साबित करने की कोशिश करता रहता तो शायद आज भी वही बेचैनी होती। अब उसे एहसास हुआ कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि वह रास्ता है जिस पर हम सबके साथ चलते हैं। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी का डर कम करते हैं, किसी की मुश्किल हल करते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हमने सच में जिया। एक बार रवि ने उससे पूछा, सर, क्या आपको कभी लगता है कि दुनिया आपकी कद्र नहीं करती? अनुराग मुस्कुराया, नहीं रवि, अब मैं यह नहीं सोचता कि दुनिया मुझे कितनी कद्र देती है, मैं बस ये सोचता हूं कि मैं दुनिया के कितने काम का हूं। रवि ने कहा, यानी अब आपको पहचान की जरूरत नहीं? अनुराग ने जवाब दिया, पहचान तब जरूरी होती है जब आदमी खुद को भूल चुका होता है। जब तू खुद को समझ लेता है तो पहचान की चाह अपने आप मिट जाती है। धीरे धीरे एनजीओ के बच्चों ने भी यही सोच अपनाई। अब वहां कोई एक दूसरे से आगे नहीं निकलता, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। हर हफ्ते वे किसी कॉलोनी में जाकर झुग्गी के बच्चों को पढ़ाते, खाना बांटते, सफाई करते। एक दिन शहर के अखबार में फोटो छपी। अनुराग के बच्चों ने शहर में मुस्कान फैलाई। अनुराग ने वह खबर देखी, लेकिन उसने अखबार बंद कर दिया। उसे खुशी थी, लेकिन गर्व नहीं। वह जानता था यह पहचान का नहीं, योगदान का फल है। शाम को उसने फिर अपनी मां की डायरी खोली। अब वह वही पुरानी पंक्ति पढ़ते हुए मुस्कुरा रहा था, मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। उसने मन ही मन कहा, मां, मैं अब सच में बड़ा बन गया हूं, क्योंकि अब मुझे ऊपर उठने से ज्यादा दूसरों को उठाने में मजा आता है। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी। अनुराग ने आंखें बंद की और महसूस किया कि अब उसके भीतर कोई युद्ध नहीं रहा, न दूसरों को हराने की चाह, न खुद को साबित करने की जिद, बस एक शांत भावना, मैं किसी के काम आ रहा हूं। क्योंकि आखिर में जीवन का अर्थ यही है, दूसरों से आगे निकलने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बढ़ने में। जब इंसान अपनी खुशी दूसरों की भलाई में ढूंढना सीख लेता है, तब उसका जीवन किसी पहचान से नहीं, बल्कि प्रेम से रोशन हो जाता है। और यही था अनुराग का असली बदलाव। वे अब सिर्फ एक टीचर नहीं था, वह एक पुल था जो टूटी हुई आत्माओं को जोड़ रहा था, बिना किसी पहचान की चाह के, बस योगदान की भावना से। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं। अनुराग अब शहर छोड़कर गांव में अपने दादा के पुराने घर में रह रहा था। पहाड़ी रास्तों के बीच वो घर था, जहां अब न बिजली थी न नेटवर्क, बस सन्नाटा और प्रकृति की आवाजें। पिछले कुछ महीनों में उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बदला था। वो अब अपने अतीत के बोझ से आजाद हो चुका था, दूसरों की राय की परवाह करना छोड़ चुका था, और अब वो अपने काम से समाज को योगदान देने में विश्वास करने लगा था। लेकिन एक चीज अभी भी उसे अंदर से कचोट रही थी, रिश्ते। वो अब भी लोगों से डरता था, कभी कभी झिझकता था, कभी खुद को दूसरों से कम समझता तो कभी श्रेष्ठ दिखने की कोशिश करता। एक दिन वो गांव के स्कूल गया जहां उसके दादा कभी पढ़ाते थे। स्कूल टूटी हुई दीवारों और फटी हुई बेंचों से भरा था। बच्चों के पास किताबें नहीं थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी, सीखने की, बढ़ने की। अनुराग ने सोचा कि वो इन बच्चों को अंग्रेजी और कंप्यूटर सिखा सकता है। अगले ही दिन उसने कुछ पुरानी किताबें इकट्ठी की और क्लास शुरू कर दी। शुरुआत में सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि बच्चों में भी एक अजीब सी दूरी थी। कोई किसी से बात नहीं करता था, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते। एक दिन क्लास में एक छोटा लड़का, ईशान, रोने लगा। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। इसे कुछ नहीं आता, यह सबसे कमजोर है। अनुराग ने सबको रोकते हुए कहा, तुम सबको लगता है कि जो टॉपर है वो सबसे अच्छा है,
बच्चे चुप हो गए। उसने बोर्ड पर 2 लाइनें खींची, एक ऊपर से नीचे की और दूसरी सीधी। ये देखो, ये है वर्टिकल लाइन, यानी ऊपर नीचे का रिश्ता, जहां एक ऊपर है एक नीचे। और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी बराबरी का रिश्ता, जहां सब एक साथ हैं, एक दूसरे के साथी। अब सोचो, तुम्हारे बीच कौन सा रिश्ता बेहतर है? बच्चों ने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि असली मजा ऊपर या नीचे होने में नहीं, बल्कि साथ चलने में है। लेकिन अनुराग के लिए यह सबक सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था, ये उसके अपने जीवन के लिए भी था, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में हमेशा वर्टिकल रिश्ते जीता आया था। पिता से डरता था क्योंकि वो ऊपर थे, बॉस से झुककर बात करता क्योंकि वो सीनियर थे, दोस्तों से प्रतिस्पर्धा करता क्योंकि वो बेहतर दिखना चाहता था। अब वो समझ रहा था कि यही वर्टिकल सोच उसके सारे रिश्तों में झर घोलती रही। उसने सोचा, अगर मैं हर किसी को बराबरी से देखूं, बिना तुलना के, तो शायद मैं खुद भी हल्का महसूस करूं। लेकिन कहना आसान था, करना नहीं। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। स्कूल की नई इमारत बनने वाली थी। गांव के प्रधान और कुछ शहर के दानदाता आए। अनुराग को भी मंच पर बुलाया गया क्योंकि उसने बच्चों को सिखाने का काम शुरू किया था। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया, उसने देखा वही लोग जो कभी उसे गांव का नालायक लड़का कहते थे, अब ताली बजा रहे थे। उसके अंदर अचानक 2 भाव उठे, एक गर्व का और दूसरा श्रेष्ठता का। उसे लगा कि अब तो मैंने दिखा दिया, मैं इन सबसे ऊपर हूं। लेकिन तभी उसकी नजर ईशान पर पड़ी, जो पीछे बैठा था और मुस्कुरा रहा था। उसके पास एक छोटी सी स्लेट थी जिस पर उसने लिखा था, सर, हम सब बराबर हैं। अनुराग का दिल भर आया। उसने माइक उठाया और कहा, आज अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो वो इसलिए नहीं कि मैं तुम सबसे बेहतर हूं, बल्कि इसलिए कि मैंने सीखा है, जब तक हम दूसरों को नीचे देखकर चलते रहेंगे, हम खुद कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। असली ऊंचाई तब मिलती है जब सब साथ चलें। उसके बाद उसकी जिंदगी में धीरे धीरे एक बदलाव आया। वो अब किसी से ऊंचा या नीचा नहीं सोचता था। स्कूल में वो बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर पढ़ाता, उनके साथ खाना खाता, उनके साथ हंसता। पहले जहां वो उन्हें सिखाने वाला समझता था, अब वो साथ सीखने वाला बन गया था। एक दिन उसने नोटिस किया कि बच्चे भी बदलने लगे हैं। अब ईशान, जो पहले सबसे कमजोर था, क्लास में सबसे पहले दूसरों की मदद करता। सिया, जो पहले हर किसी से आगे निकलने की कोशिश करती थी, अब सबको साथ लेकर चलती। अनुराग को लगा, यही है असली शिक्षा, बराबरी की भावना। लेकिन जिंदगी की असली परीक्षा तब आई जब एक शहर का अधिकारी गांव में आया और बोला कि स्कूल को सरकारी प्रोजेक्ट के लिए तोड़ा जाएगा। सब गांव वाले गुस्से में थे। प्रधान बोला, अनुराग, तुम शहर वालों से बात करो, तुम्हारी पहचान है, तुम उनसे ऊंची बात कर सकते हो। अनुराग के अंदर फिर वही पुरानी वर्टिकल सोच जागी। मुझे जाकर दिखाना होगा कि मैं इन अफसरों से कम नहीं। अगले दिन जब अधिकारी आया तो अनुराग ने उसे झुककर नमस्ते की, लेकिन आंखों में बराबरी की ईमानदारी थी। उसने कहा, साहब, हम कुछ नहीं मांगते, बस ये स्कूल बचा लीजिए, ये जगह बच्चों के सपनों की है। अधिकारी ने पहले उसे टालने की कोशिश की, लेकिन जब उसने बच्चों की बातें सुनी, सर, हमें यहां रहना है क्योंकि यहां हम सब एक जैसे हैं, तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है, हम स्कूल नहीं तोड़ेंगे, बल्कि नया बनवाएंगे। उस दिन अनुराग ने समझा कि बराबरी का रिश्ता सिर्फ 2 लोगों के बीच नहीं होता, बल्कि ये समाज की नींव होता है। अगर हम एक दूसरे को कम या ज्यादा समझना बंद कर दें, तो हर रिश्ते में सच्ची शांति आ सकती है। उस रात वो स्कूल के आंगन में बैठा था। आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। उसने सोचा, पहले मैं सोचता था कि जिंदगी जीतने की दौड़ है, लेकिन अब समझ आया, ये साथ चलने की यात्रा है। धीरे धीरे उसने ये बात अपनी हर चीज में लागू की, परिवार में, रिश्तों में, यहां तक कि खुद के साथ भी। अब जब वो आईने में देखता तो खुद को बेहतर या खराब इंसान नहीं मानता, बस एक साधारण इंसान जो सीख रहा है, बढ़ रहा है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ साल बाद गांव का वो छोटा स्कूल पूरे जिले का उदाहरण बन गया। वहां अब हर हफ्ते बराबरी दिवस मनाया जाता, जहां हर बच्चा मंच पर आकर बोलता, हम सब एक हैं। अनुराग पीछे से देखता और मुस्कुराता। वो जान चुका था कि असली सम्मान तब मिलता है जब हम दूसरों को सम्मान देना सीखते हैं। कभी जो लड़का अपने पिता से डरता था, जो दूसरों की नजरों में खुद को छोटा या बड़ा समझता था, वही अब सिखा रहा था कि रिश्ता सिर्फ बराबरी पर टिकता है,
न कि ऊंच नीच पर। उसकी जिंदगी ने अब वो शांति पा ली थी जो किसी ऊंचाई पर नहीं बल्कि बराबरी के रास्ते पर मिलती है। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। सूरज की पहली किरणें पहाड़ों के पीछे से निकल रही थीं और अनुराग स्कूल के आंगन में बच्चों के साथ लकड़ी जलाकर बैठा था। आग की लपटों में जैसे उसकी अपनी जिंदगी की तस्वीरें झिलमिला रही थी। वो बच्चा जो अपने पिता के डर में जीता था, वो नौजवान जो दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के लिए खुद को खो चुका था, और अब वो आदमी जो बराबरी और योगदान के रास्ते पर चलना सीख चुका था। पर अभी भी एक आखिरी डर उसके भीतर बाकी था। अगर लोग मुझे पसंद न करें तो? गांव में अब सब उसे मानने लगे थे। बच्चे उसे गुरु कहकर बुलाते, बुजुर्ग उसका आदर करते, यहां तक कि शहर से आने वाले अधिकारी भी उसकी राय लेते। लेकिन उस सम्मान के पीछे एक अदृश्य डर छिपा था। अगर मैंने कोई ऐसा काम किया जो सबको पसंद न आया तो क्या यह सम्मान चला जाएगा? कुछ दिनों बाद एक बड़ी घटना ने उसकी सोच को फिर से चुनौती दी। गांव में पंचायत ने फैसला लिया कि स्कूल के पास की जमीन पर एक नया गेस्ट हाउस बनाया जाएगा जहां से टूरिस्टों से पैसे कमाए जा सकेंगे। कई गांव वाले खुश थे क्योंकि उन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन अनुराग जानता था कि उस जमीन पर बच्चों का खेल का मैदान था, वही जगह जहां वो हर दिन हंसते, दौड़ते और सपने देखते थे। उस रात अनुराग नींद में नहीं था। उसके मन में दो आवाजें चल रही थीं। एक कहती, सबका साथ दो, सब खुश हैं, तुम भी रहो। दूसरी आवाज फुसफुसाती, अगर तुम जानते हो कि यह गलत है तो चुप रहना भी गलत है। उसने सोचा, अगर मैंने विरोध किया तो लोग मुझसे नाराज होंगे, शायद मुझे नापसंद करने लगे। वो आग के पास बैठा था और उसे वो पुरानी आग याद आई जो उसके अंदर पहले जलती थी, दूसरों को खुश करने की। सुबह पंचायत की मीटिंग थी। अनुराग वहां पहुंचा। सभी बुजुर्ग और प्रधान पहले से बैठे थे। प्रधान बोला, अनुराग बेटा, तुम गांव के पढ़े लिखे आदमी हो, हमें बताओ इस गेस्ट हाउस के बारे में तुम्हारी क्या राय है? पूरा गांव उसकी ओर देख रहा था। कुछ बच्चे भी खड़े थे। उनके चेहरों पर उम्मीद थी कि अनुराग कुछ कहेगा। अनुराग ने गहरी सांस ली, फिर बोला, प्रधान जी, मुझे पता है कि यह काम गांव के लिए पैसे लाएगा, लेकिन क्या आपने सोचा है कि यह हमारे बच्चों से क्या छीन लेगा? वो जमीन जहां उनके सपने पनपते हैं वो मिट जाएगी। क्या हमें पैसा चाहिए या भविष्य? सन्नाटा छा गया। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे। अब ये फिर से अपनी बात मनवाएगा, हमेशा हीरो बनना चाहता है। प्रधान का चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, अनुराग, तुम्हें गांव की भलाई नहीं दिखती? सब सहमत हैं, सिर्फ तुम ही विरोध कर रहे हो। अनुराग ने शांत आवाज में कहा, हाँ, शायद मैं अकेला हूं, लेकिन अगर अकेले खड़ा होना सच के लिए है तो मैं रहूंगा। मीटिंग खत्म हुई, पर उस दिन से सब कुछ बदल गया। पहले जो लोग उसे सलाम करते थे अब बात नहीं करते। बच्चे अब भी उससे प्यार करते थे, लेकिन उनके माता पिता ने कहा, उससे दूर रहो, वो अब पंचायत के खिलाफ है। अनुराग को दर्द हुआ। वो अकेला महसूस करने लगा, लेकिन इस बार उसका अकेलापन डर जैसा नहीं था, ये शांति जैसा था। उसे लगा, शायद ये ही वो आज़ादी है जिसके लिए मैं हमेशा तरसता था। वो आज़ादी जब मैं अपने मूल्य पर जी सकता हूं, चाहे लोग मुझे पसंद करें या नहीं। दिन बीतते गए। कुछ महीने बाद बारिश का मौसम आया और पहाड़ों में भारी भूस्खलन हुआ। गेस्ट हाउस का निर्माण रुका और पता चला कि जिस जगह निर्माण हो रहा था वहां जमीन कमजोर थी। अगर वो पूरी इमारत बन जाती तो एक हादसा तय था। गांव वालों ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे सबकी नजरें फिर अनुराग की ओर मुड़ी। प्रधान उसके घर आया, बोला, बेटा, हम सबने तुम्हें गलत समझा, तू सही था। अनुराग मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गर्व नहीं था। उसने कहा, प्रधान जी, मैं भी पहले सोचता था कि सबकी मंजूरी से ही मैं अच्छा हूं, लेकिन अब समझ आया कि सच्चाई हमेशा तालियों से नहीं मापी जाती। कई बार सच्चाई की आवाज अकेले ही गूंजती है। उस रात जब वो बच्चों के साथ बैठा तो ईशान ने पूछा, सर, जब सब आपसे नाराज थे तब आपको डर नहीं लगा? अनुराग ने कहा, लगा था बेटा, बहुत लगा था, लेकिन उससे ज्यादा डर तब लगा था जब मैं खुद को खो देता था सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए। अब मैं जानता हूं, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए मुझे कुछ लोगों की नापसंदी मिलती है तो वो कीमत छोटी है। धीरे धीरे गांव के बच्चे भी इस सोच को सीखने लगे। अब जब कोई बच्चा गलती से गिर जाता तो बाकी उसका मजाक उड़ाने के बजाय कहते, ठीक है, गिरना बुरा नहीं, उठना जरूरी है। उन्होंने भी सीख लिया था कि हर किसी की सोच अलग होती है और हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं।
अनुराग की ये सोच सिर्फ गांव तक नहीं रुकी। कुछ महीने बाद शहर से एक पत्रकार आया जिसने अनुराग के काम पर रिपोर्ट लिखी। लेख का शीर्षक था, वो आदमी जिसे लोग पहले नापसंद करते थे लेकिन जिसने गांव की आत्मा बचाई। अब अनुराग को समझ आया कि पसंद या नापसंद अस्थायी भावनाएं हैं, लेकिन मूल्य वो स्थायी होते हैं। पहले वो सोचता था कि सम्मान तब मिलेगा जब लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन अब वो जानता था असली सम्मान तब मिलता है जब तुम खुद अपने निर्णय का सम्मान कर सको। एक शाम सूरज डूबने से पहले वो स्कूल की दीवार पर बैठा था। ईशान उसके पास आया और बोला, सर, क्या आपको बुरा नहीं लगता कि कुछ लोग अब भी आपकी बुराई करते हैं? अनुराग ने मुस्कुराकर कहा, ईशान, अगर सबको खुश करने की कोशिश करूंगा तो खुद को खो दूंगा, और अगर खुद के सच पर जीऊंगा तो शायद कुछ लोग मुझसे नफरत करें, लेकिन मैं खुद से प्यार कर पाऊंगा। आखिर में तो यही मायने रखता है। वो हल्के से हंसा और आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे बादलों के बीच से कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, अब तू आजाद है। समय बीतता गया, स्कूल अब बड़ा हो गया था, बच्चों की संख्या बढ़ चुकी थी, लेकिन अनुराग वहीं रहा, सादा, सच्चा और कभी कभी नापसंद भी। वो जानता था कि सच्चाई कभी कभी लोगों के आराम को हिला देती है और इसलिए उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था।